Now we are going to talk about physiology of urinary system and function of nephron. In last class we have discussed about anatomical structure of kidney. Now we are discussing physiology of urinary system and function of nephron. तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि स्ट्रक्चर क्या है किडनी का, अभी यहाँ पे थोड़ा सा किडनी का एक फिजियोलॉजी देखेंगे हम लोग और उसके बाद फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे हम। तो यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर डाला है ये किडनी का, जो आप लोगों को पता है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे फिजियोलॉजी, किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। उसके बाद में फिर हम लोग इस नेफ्रॉन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये जो नजर आ रही है ये आर्टरी है, दिस इज कॉल्ड आर्टरी। इसको एब्डोमिनल आयोटा भी कहते हैं, एब्डोमिनल आयोटा। आयोटा से जो ब्लड एब्डोमिनल रीजन को आता है तो एब्डोमिनल आयोटा, फिर वहां से आने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर है। ये एक ब्रांच जो है एब्डोमिनल आयोटा का जो आर्टरी है वो यहाँ पे हमारे किडनी में जा रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल आयोटा। ओके, तो ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये जो आर्टरी यहाँ पर जा रही है, दिस इज कॉल्ड हाइलम। ये हाइलम है, जो हाइलम से हमारे किडनी में आर्टरीज एंटर होते हैं, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि हमारा जो ये किडनी का फंक्शन क्या, एक्चुअली ये फिल्ट्रेशन कर रहा है हमारे ब्लड को, राइट। तो फिल्ट्रेशन करने के लिए किडनी में ब्लड जाना जरूरी है। जो वो ब्लड है हमारा 25% ऑफ टोटल ब्लड जो है हमारे बॉडी का, उसका 25% ऑफ ब्लड जो है आयोटा से सीधा हमारे किडनी में जाता है, ताकि फिल्ट्रेशन होने के लिए। जब भी आयोटा से निकलता है 25% ऑफ ब्लड किडनी को जाता है, वहां से फिल्ट्रेशन होके फिर ये वेन से बाहर आता है, जो कि ये बाहर आने के बाद ये हमारे ये जो वेन है, ये जो वेन है ये इंफीरियर वेना कवा में एंटर होती है, जो कि हार्ट में होता है। ठीक है, हार्ट में राइट एट्रियम में इंफीरियर वेना कवा से राइट एट्रियम में एंटर होती है। तो ये जब ब्लड एंटर होता है, ये एंटर होने वाला जो साइड हमें जो नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस साइड इज कॉल्ड हाइलम। दिस साइड इज कॉल्ड हाइलम। हाइलम से जब एंटर होती है, और ये जो स्पेस हम लोगों ने देखा था लास्ट में, दिस इज कॉल्ड पेल्विस। ये जो पेल्विस है, ठीक है, मैं इसको पी डाल देता हूँ, दिस इज पेल्विस। ये पेल्विस के बाद यहाँ पे ये जो आउटर लाइनिंग्स हैं, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के, और ये कॉर्टेक्स है, ये जो ऊपर वाला जो रेड पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। अब इसके अंदर होता क्या है हम वो देखेंगे। ये जो रेड पार्ट है कॉर्टेक्स है, मेडुला है, फिर उसके बाद में दिस इज कॉल्ड एक कैलिक्स है। ये जो कैलिक्स है ये दो मिलके जो है माइनर कैलिक्स बनेगा, और उसके बाद में ये दोनों जहां पे आके ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पे हम इसको कहेंगे मेजर कैलिक्स। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हाइलम से एंटर होता है हमारे यहाँ पे, जो कि हमारा पेल्विस है। पेल्विक के पोस्टीरियर से एंटर होने के बाद ये जो स्पेस है दोनों लोब्यूल, यानी ये जो हमारा मेडुला है, मेडुला के बीच का जो स्पेस है, इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल कॉलम भी कहते हैं उसको। कॉर्टिकल कॉलम है, जिसके अंदर ये सारा ये कॉर्टेक्स का एरिया ही है, ये कॉर्टिकल कॉलम हम कहते हैं इसको, राइट। तो ये कॉर्टिकल कॉलम से आर्टरी और वेन, यहीं से हमारे ये सारा जो मेडुला है और ये जो कॉर्टेक्स एरिया है, ये जो कॉर्टेक्स एरिया है और मेडुला है, इसके अंदर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ये नेफ्रॉन तक जो आर्टरी से जो ब्लड आ रहा है, क्योंकि नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, तो नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन होता है उसके फिल्ट्रेशन होने के लिए ब्लड का आना जरूरी है ये रीजन में। तो ये जो आर्टरी से ब्लड और वेन से जो भी ब्लड आ रहा है हाइलम से, वो आ रहा है हमारे कॉर्टिकल कॉलम में। ये कॉर्टिकल कॉलम से होते हुए हमारा जो अब ब्लड है, ये आर्टरियल ब्लड सप्लाई कहाँ पर हो रहा है, ये कॉर्टेक्स में हो रहा है और ये हमारे मेडुला में हो रहा है।
ये कॉर्टिकल कॉलम में और कॉर्टेक्स में और ये मेडुला में। तो हमारा जो नेफ्रॉन है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है? नेफ्रॉन ये कॉर्टेक्स और मेडुला में दोनों में थोड़ा थोड़ा भाग नेफ्रॉन का होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन है, दिस इज नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन है इसका जो ग्लोमेरुलस है, ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में और इसके अंदर पीसीटी करके होता है, जो कि हम डिटेल में स्टडी वहां पे करेंगे। तो पीसीटी एंड डीसीटी और पीसीटी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स, ये कलेक्टिंग डक्ट्स ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स में होते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? मेडुला में, मेडुला में जो इसका कलेक्टिंग डक्ट भी होता है और लूप ऑफ हेनले, इतना पार्ट हमारे मेडुला में होता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है कॉर्टेक्स एंड मेडुला में एक पूरे का पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारे किडनी में होता है। तो ये जो आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है, यहाँ पे जाने के बाद पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ये उसके माइनर आर्टरीज हैं, ये आर्टरी जाने के बाद उसके कैपिलरीज हैं, ठीक है। आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड कैपिलरीज, ये कैपिलरीज हैं। फिल्ट्रेशन ये कैपिलरीज में होने के बाद ये कैपिलरीज वापस आके जुड़ते हैं वेन से। ये वेन जो है, ये वेन जो फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है ये वेन में आता है, फिर ये वेन वापस हाइलेक्स से निकल के बाहर, ये जो हाइलम है हाइलम से बाहर आती है। हाइलम से बाहर आने के बाद ये हमारे हार्ट को वापस ब्लड रिटर्न होता है। और जो यहाँ से ये जो पैपिले है, ये जो स्मॉल स्मॉल पैपिले हैं, ये पैपिले से जो है कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिन बनने के बाद, फिल्टर होने के बाद ब्लड हमारे कैपिलरी से वापस जा रहा है और जो यूरिन है वो यूरिन यहाँ से कलेक्ट होके हमारे ये कैलिक्स से, ओके, मेजर एंड माइनर कैलिक्स से होते हुए ये पेल्विक रीजन में आ रहा है। ये पेल्विक रीजन में यूरिन का कलेक्शन हो रहा है। फिर यहाँ से यूरिन, ये पेल्विस से होते हुए यूरिन हमारे यूरेटर से होते हुए, हमारे ब्लैडर से होते हुए हमारे बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होता है, ठीक है। ये था हमारा एक स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी का। अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये जो नेफ्रॉन यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ये नेफ्रॉन को हम यहाँ पे एक बड़ा एक डायग्राम है जो कि हम इस नेफ्रॉन का फंक्शन यहाँ पे देखेंगे, किस तरीके से हमारा नेफ्रॉन किडनी में वर्क करता है। ये नेफ्रॉन अराउंड 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये जो नेफ्रॉन है सारे नेफ्रॉन में सेम प्रोसेस होता है। लुक एट हियर, ये जो है हमारी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आर्टरी है जो कि ये आर्टरी, ये आर्टरी हमारे किडनी में जब जाती है कॉर्टेक्स में, तो यहाँ पे है ये ग्लोमेरुलस। तो ये है हमारा बोवेंस कैप्सूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? बोवेंस कैप्सूल। दिस इज बोवेंस कैप्सूल, ये बोवेंस कैप्सूल है। एंड ये जो है हमारी आर्टरी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि हमारे आयोटा से, जो आयोटा से आ रहा है ये है। तो ये हमारे नेफ्रॉन के अंदर, ये नेफ्रॉन के अंदर आर्टरी से जो ब्लड है, ये जो आर्टरी है थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी लार्जर होती है एज कंपेयर टू दिस। इसको हम एफेरेंट आर्टरी कहते हैं, इसको एफेरेंट आर्टरी, और इसको कहते हैं हम लोग इफेरेंट आर्टरी। दिस इज इफेरेंट आर्टरी। एफेरेंट आर्टरी इज, इसका जो साइज है लार्जर देन द इफेरेंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड आता है। जब यह फिल्ट्रेशन तब होता है तो इसमें कम ब्लड आता है, इसीलिए एज कंपेयर टू दिस ये स्मॉल होती है साइज में। तो इसको हम इफेरेंट आर्टरी कहते हैं। तो यहां से जो ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पर ब्लड आने के बाद यहाँ पे काफी सारे कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो कैपिलरीज है इसके अंदर ये ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड प्लाज्मा उसके अंदर है। प्लाज्मा है तो उसका मतलब है उसके अंदर काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ओके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयंस। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। और साथ में हमारा रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन दी ब्लड। तो यहाँ से जो ब्लड है, तो हमको ये नेफ्रॉन से सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाने वाला है। तो यहाँ पर आने के बाद काफी सारा जो ब्लड है, ब्लड एक्सक्रीट होगा
ब्लड यहाँ से एक्सक्रीट होगा हमारे ये बोवेंस कैप्सूल में। तो ये टोटल जो है बोवेंस कैप्सूल है, इसको हम कहते हैं ग्लैमुरुलस। ये टोटल को हम कहते हैं ग्लैमुरुलस और इसको कहते हैं बोवेंस कैप्सूल। ये ग्लैमुरुलस में काफ़ी सारे ये बड़ी जो आर्टरी है, यहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट्रियोल्स बनते हैं, ये ब्रांचेस बनेंगे इसके अंदर, ये काफ़ी सारे आर्ट्रियोल्स रहेंगे। इसके अंदर से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर से जो आता है, उसका प्रेशर जो है 60 mm होता है। तो ये जो प्रेशर से आ रहा है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर की वजह से ब्लड यहाँ से ग्लैमुरुलस से ब्लड विल एंटर इनटू द बोवेंस कैप्सूल। ये एंटर होने से पहले हियर आर हैविंग सम, यहाँ पे काफी सारे एपिथेलियल स्पोरोसाइटिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जिनके अंदर काफी सारे स्पोर्स होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्स यानी काफी सारे उसके अंदर एक माइनर से होल्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये ब्लड कैपिलरीज है इसमें एंडोथेलियल, इसमें जो है एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। हियर आर प्रेजेंट, यहाँ पे जो है एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और दिस एरिया इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम लोग बेसमेंट, क्या कहेंगे हम इसको, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं और ये जो है हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं, जिनको फेनेस्ट्रेटेड सेल भी कहते हैं, जिसमें काफी सारे पोर्स होते हैं, जिसमें काफी सारे पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका जो साइज है, हमारे जो ब्लड के जो ब्लड्स हैं, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट है, इनका साइज लार्जर होता है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से, और प्लेटलेट्स है इनका साइज लार्जर होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर क्या नहीं होते, हमारे यहाँ पर वो एंटर ब्लड से, यहाँ पर वो एंटर नहीं हो पाते। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर क्या होगा, ब्लड में से एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, एक्सेप्ट इसके अलावा जो भी प्लाज्मा है वो प्लाज्मा एंटर होगा हमारे, और प्लाज्मा प्रोटीन भी इसमें से एंटर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बाकी का जो भी वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड सम ग्लूकोज, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स भी एंटर होते हैं, लाइक मिनरल्स, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये चीजें भी साथ में फिल्टर होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो इस पोर्स से फिल्टर हो रहे हैं, और बाकी का जो ब्लड है वो यहीं से इफेरेंट आर्टरी से वो यहाँ पर एंटर होता है। इफेरेंट आर्टरी से वो ब्लड यहाँ पर एंटर होता है। ठीक है, दिस इज इफेरेंट आर्टरी। तब ये जो इसके अंदर जब वेस्ट मटेरियल के साथ में काफी सारा वाटर है, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी है उसके अंदर, वेस्ट मटेरियल के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल भी है, तो यहां से जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, इन 1 मिनट 100 से 120 ml ब्लड को फिल्टर करता है। तो इट मीन्स इन 1 आवर अराउंड 6 लीटर ऑफ ब्लड विल बी फिल्टर। इतना ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है, लेकिन हमारा जो यूरिन है 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही हम पास करते हैं 24 घंटे में, बट यहाँ पे 6 लीटर जो है ब्लड 1 घंटे में फिल्टर हो रहा है। लिसन हियर, जब ये यहाँ पर फिल्टर होता है, राइट, दिस इज कॉल्ड बोवेंस कैप्सूल, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है। फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर ओके, ये जो है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज PCT, इट मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पर काफी सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, काफी सारे पोरस एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर होते हैं, और ये जो सेल्स हैं इनके अंदर काफी सारे
माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ये सेल्स में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज होती है। जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर फर्स्ट हमने देखा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे पीसीटी में क्या हो रहा है, ट्यूबुलर, ये जो ट्यूब है ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे जो भी कंटेंट आ रहा है, दिस कंटेंट, ये जो कंटेंट है यहां से रीएब्जॉर्ब, ठीक है, रीएब्जॉर्ब, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब रीएब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है काफी सारा वाटर एंड जो इंपॉर्टेंट मटेरियल जो यहाँ से फिल्टर होके आए थे, जैसे कि ग्लूकोज एंड काफी सारे मिनरल्स थे, ग्लूकोज था, तो वो सारी चीजें वापस से रीएब्जॉर्ब होते हैं। बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ज्यादा, जितना कि यहाँ पे 6 लीटर तक ब्लड गया है, तो अराउंड 85% ऑफ ब्लड का जो है सॉल्वेंट का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जब रीएब्जॉर्प्शन होता है तो इन सेल्स में काफी सारे यहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, काफी सारे माइक्रोविलाई यहाँ पे होते हैं। तो माइक्रोविलाई ये बहुत ज्यादा पोरस होते हैं। ये माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। और ये जो सेल्स में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वहां से। और ये जो माइक्रोविलाई से पोरस जो होता है बहुत ज्यादा ब्लड को रीएब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर काफी सारा वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, ठीक है, ये वापस रीएब्जॉर्ब होता है। जब रीएब्जॉर्ब होता है तो फिर ये जो भी है, ये यूरिन, फिर यहां पर ये दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ हेनली। ये जो है लूप ऑफ हेनली, यहां से होते हुए लूप ऑफ हेनली का ये थिकर पार्ट होता है, तो ये पूरा लूप ऑफ हेनली है, इट्स कॉल्ड लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। तो यहां से ये जो ब्लड है कहां पर आएगा, लूप ऑफ हेनली से होते हुए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं हम लोग डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जब मटेरियल है यहाँ पे रीच करेगा, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होगा ये कि जो भी यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लड काफी कम समय तक होता है, जिसकी वजह से कुछ ब्लड यहाँ पे आगे निकल आता है, तो वो फिल्टर नहीं हो पाता बराबर से। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड आगे की तरफ निकल आता है इफेरेंट आर्टरी से। आगे जब वो ब्लड मूव होता है तो सर्कुलेशन से जो ब्लड है, दिस इज ब्लड, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में ये ब्लड है, ओके। राइट, तो यहां से कुछ वेस्ट मटेरियल क्या होंगे, यहां से वेस्ट मटेरियल विल सीक्रेट, वेस्ट मटेरियल का यहां पर सिक्रीशन होगा। वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो भी यहाँ पे फिल्टर नहीं होता, वेस्ट मटेरियल जो भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है जो यहाँ पे फिल्टर नहीं होता, वो फिल्टर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सिक्रीशन होगा उसका, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का सिक्रीशन होगा, जिसके हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये जो ट्यूब्यूल में सिक्रीशन होगा वेस्ट मटेरियल का, जब यहाँ पे सिक्रीट होगा वेस्ट मटेरियल, फिर उसके बाद में ये जो यूरिन है, राइट, अब यहां से जो भी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, वो यूरिन यहां से पास होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन हमारे किडनी से बाहर होता है, ठीक है, किडनी से बाहर होता है। इसको, दिस इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नाउ आई हैव कंप्लीटेड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। थैंक यू।
Now we are going to talk about renin-angiotensin antagonism system. अभी हम देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर जो भी वाटर होता है वो यूरिन में कन्वर्ट होके हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर जाता है. ये नॉर्मली ये फंक्शन होता है. बट इन सम केसेस जैसे कोई हेमरेज होना, डायरिया होना, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का फ्लूइड ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, लो हो जाता है. क्योंकि हमारे बॉडी का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम जब बॉडी से बाहर निकलेगा या तो वो ब्लीडिंग की शक्ल में निकलेगा, जब एक्सीडेंट होगा तो ब्लीडिंग की शक्ल में निकलेगा, जब डायरिया होगा, जब बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल हमारे बॉडी से स्टूल की शक्ल में निकलेंगे, या वॉमिटिंग, डायरिया, वॉमिटिंग जिसके अंदर वाटरी स्टूल्स पास होते हैं, तो हमारे बॉडी से काफ़ी सारा फ्लूइड कम हो जाता है. तो ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करती है, तो वो जो अपने आप को जो नॉर्मलाइज करना चाहती है जो बॉडी, तो हम उसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एंटागोनिज्म सिस्टम. इसके अंदर ये हमारी जो किडनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है किडनी. वो हम इसके अंदर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जब कोई ब्लीडिंग होगी या किसी भी कारण हमारे बॉडी से जब ब्लड फ्लो कम होगा, तब सडन क्या होगा, जब भी हमारे आयोटा से बहुत ज़्यादा जो ब्लड 25% ऑफ ब्लड हमारे किडनी को पहुंचता है फिल्ट्रेशन होने के लिए. जब हमारे हार्ट से जब ब्लड निकलेगा किडनी को फिल्ट्रेशन होने के लिए, तो ये है एफेरेंट आर्टरी. एफेरेंट आर्टरी से हमारे ग्लैमरुलस में, जैसे कि हमने नेफ्रॉन में देखा है, ये बोवेंस कैप्सूल है, ये ग्लैमरुलस है. ये जो ब्लड यहाँ पर एफेरेंट आर्टरी से आता है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है. जब फिल्ट्रेशन के लिए आता है तो यहाँ पे एक सिग्नल होता है जो एफेरेंट आर्टरी में होता है. तो वहाँ पे ये पता चल जाता है कि किडनी को फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड बहुत कम आ रहा है. जैसे ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचती है, देन इट सीक्रेट्स रेनिन. तो ये इमीडिएटली क्या करता है, रेनिन को सिक्रीशन करता है. एक केमिकल है जो वो केमिकल को सिक्रीशन करता है, जो कि वो रेनिन एक हार्मोन है. इट इज सीक्रेटेड बाय एफेरेंट आर्टरी. जैसे एफेरेंट आर्टरी रेनिन को सीक्रेट करता है, तो रेनिन विल ट्रैवल इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. तो यहाँ आर्टरी से आने के बाद एफेरेंट आर्टरी है. एफेरेंट आर्टरी में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है. एफेरेंट आर्टरी से ये रेनिन ट्रैवल होते हुए ब्लड में हमारे लीवर को आता है. ठीक है, वो ट्रैवल होते हुए लीवर को आता है. यहाँ पे और एक प्रोसेस होता है इसके अंदर. नेफ्रॉन में जब यहाँ से कुछ ब्लड फिल्टर होता है, ऑब्वियसली जब हमारे किडनी में फिल्टर होने के लिए ब्लड हमारे किडनी में कम आएगा, एक्सीडेंट या किसी भी कारण जो ब्लड लॉस हुआ है जिसकी वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो वो एफेरेंट आर्टरी से कम आ रहा है, तो यहाँ से एक रेनिन सीक्रेट हो रहा है. और कम आके तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी कम होगा, क्योंकि लेस ब्लड है तो लेस सिक्रीशन, लेस फिल्ट्रेशन होगा. जब फिल्ट्रेशन कम होगा तो यहाँ से जो हमारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे फिल्टर होने के बाद यहाँ आगे फॉरवर्ड हो रहा है, हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास जा रहा है. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास से जो यूरिन है, वो यूरिन जैसे ही हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कलेक्टिव डक्ट के पास आता है, तो यहीं पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और जो हमारे डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ पर और एक एंजाइम होता है, और एक वहाँ पे एक सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं जेक्स्ट्रा ग्लैमरुलर. तो वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कम सोडियम आ रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर सोडियम भी होता है. जब फिल्ट्रेशन होता है उसमें सोडियम होता है, तो यहाँ पे ये महसूस होता है कि कम सोडियम फिल्ट्रेशन में आ रहा है, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन में. ठीक है, नेफ्रॉन के डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. तो तब ये भी एक बहुत ज़्यादा और रेनिन को सीक्रेट करता है. तो ये भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि रेनिन को और ज़्यादा सिक्रीशन करता है. तो तब यहाँ से जब रेनिन निकलेगा, इसके अलावा जब हमारे हार्ट से जो ब्लड निकलता है आयोर्टा से, तो निकलने के बाद यहाँ पे एक होती है कैरोटाइड साइनस. कैरोटाइड साइनस क्या करती है, वहां पर भी एक सिग्नल होता है जिसको बैरोरेसेप्टर्स कहते हैं. तो वो भी क्या करती है, सिग्नल जब आयोर्टा से जब ब्लड बाहर निकलता है, तो तभी वहां पे महसूस, जब ब्लड निकल रहा है तो कम ब्लड निकल रहा है, जब कम ब्लड निकल रहा है तो वहां पे भी एक सिग्नल आता है. वो जो सिग्नल जाएगा सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को.
जब ये जो सिग्नल है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आने के बाद, तो यहाँ से एक सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, यानी सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है। जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो सिंपैथेटिक नर्व्स आएंगे, सिंपैथेटिक नर्व विल, दिस सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करेंगे हमारे, जिसकी वजह से और रेनिन सिक्रेट होगा, जिसकी वजह से जो ये रेनिन है वो रेनिन, बहुत ज्यादा रेनिन सिक्रेशन होने के बाद वो रेनिन ट्रैवल करेगा हमारे लीवर को आएगा। तो जब रेनिन लीवर में आएगा तो लीवर में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन, उसको कहते हैं हम एंजियोटेंसिनोजिन। वो जो एंजियोटेंसिनोजिन जो लीवर के अंदर होता है, एंजियोटेंसिनोजिन एंजाइम, ये रेनिन क्या करेगा, वो रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिनोजिन एंजाइम को एंजियोटेंसिन 1 करेगा। वो एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में सर्कुलेशन होते हुए हमारे सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा से वो एंटर होगा राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में एंटर होकर लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लंग्स को ब्लड। तो लंग्स में एक एंजाइम है, उसको कहते हैं हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिन 1, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, रेनिन कन्वर्ट टू एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिन 1। दिस एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा with the help of angiotensin converting enzyme which is present in lungs। ठीक है, लंग्स का जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से जो ब्लड हमारे लंग्स में जाता है, तो वहीं पे एल्वोलाई के पास ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स होते हैं, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, ये जो एंजियोटेंसिन 2 व्हाट विल डू, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी के ब्लड वेसल्स हो या वेन्स हो, आर्टरीज हो या वेन्स हो, सारों को वो वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। जब पूरे ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, जो हमारे ब्लड को इमीडिएट ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड की जरूरत को पूरी करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। क्योंकि एक्सीडेंट या डायरिया की वजह से काफी सारा ब्लड लॉस हो रहा था, इसीलिए ये प्रोसेस पूरा होने के बाद ये एंजियोटेंसिन 2 ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, आर्टरीज या वेन्स, पूरे आर्टरीज और वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। तो जिसकी वजह से फिर से हम यहाँ देखेंगे, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो किडनी सेक्रेट रेनिन, दिस रेनिन कन्वर्ट्स टू एंजियोटेंसिनोजिन टू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को जो लीवर में है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि लंग्स में होता है। उसके बाद में वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। जब वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होना ही काफी नहीं है। फिर उसके बाद में जैसे यहाँ से यूरिन यहाँ से पास हो रहा है, जो यूरिन यहाँ से पास होके हमारे किडनी से पेल्विस में होके यूरिन हमारे यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर्स होते हैं, बाहर यूरेथ्रा से निकलता है। लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी होती है, देन आवर पिट्यूटरी ग्लैंड विल स्टिमुलेटेड, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होके क्या करेगा, इट विल सीक्रेट ADH यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा। ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करेगा, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट पे आके क्या करेगा, वाटर को जो यूरिन बनकर जो जा रहा था हमारे पेल्विस में, वो पेल्विस में जाने से पहले कैलिक्स में आएगा, कैलिक्स से पेल्विस में जाएगा। तो ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से बाहर आने से पहले वो एक्सेस वाटर को, सिर्फ यूरिया यूरिक एसिड को छोड़कर जो वाटर कंटेंट होता है, एक्सेस वाटर को रीएब्सॉर्ब करेगा इंटरस्टिशियल टिश्यूज में, जो इसके आसपास के जो टिश्यूज है नेफ्रॉन के, उसमें रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, मोर वाटर को रीएब्सॉर्प्शन करेगा।
तो वाटर बहुत ज़्यादा वापस से हमारे यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होते हैं, काफ़ी सारे हमारे नेफ्रॉन के साथ में ब्लड कैपिलरीज लगे हुए होते हैं, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन वाटर होकर हमारे ब्लड कैपिलरी में जाएगा, फिर वो ब्लड कैपिलरी से ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, जिसकी वजह से इंक्रीज वॉल्यूम, तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक रेनिन का प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और एंटीड्यूरेटिक हार्मोन की वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम दोनों भी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है फिर एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड कंप्लीट यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में वी हैव कंप्लीटेड anatomical structure of kidney and nephron and physiology of urinary system. Thank you. The nephron is the functional unit of the kidney that is responsible for the formation of urine. The urinary system is closely associated with the cardiovascular system, since the cardiovascular system contains blood, and blood has the plasma, which contains the electrolytes, the salts, and any waste products that the body wants to get rid of. So before we begin identifying the parts of the nephron, we need to identify the parts of the cardiovascular system that are associated with the nephron. Recall from the cardiovascular system chapter that arteries are defined as blood vessels that carry blood away from the heart, and veins are blood vessels that carry blood to the heart. And 99% of the time, we associate arteries with oxygen-rich blood and veins with oxygen-poor blood. So cardiovascular system structures associated with the nephron include the arteriole, which are tiny branches off of the renal artery. Branching from an arteriole is the afferent arteriole. And the afferent arteriole leads into a ball of capillaries called the glomerulus. Exiting the glomerulus is another artery called the efferent arteriole, and the efferent arteriole will give way to or give rise to peritubular capillaries. Venules, which merge to form the renal vein, and peritubular capillaries, which surround the tubes of the nephron. Next, we'll identify the parts of the nephron. The first part of the nephron is this C-shaped structure called Bowman's capsule. The glomerulus plus Bowman's capsule together form the renal corpuscle. After Bowman's capsule is the proximal convoluted tubule. Followed by the descending limb of the loop of Henle, the ascending limb of the loop of Henle, the distal convoluted tubule, and the collecting duct. There are three processes that are involved in the formation of urine. The first process is glomerular filtration, which is the separation of smaller substances in the plasma, such as glucose, amino acids, ions, and water, from larger substances in the plasma, such as platelets, white blood cells, red blood cells, and proteins. The second process is tubular reabsorption. Tubular reabsorption is the movement of substances from the tubules of the nephron into the peritubular capillaries. And finally, the last process of urine formation is tubular secretion. Tubular secretion is the movement of substances from the peritubular capillaries into the tubules of the nephron. Glomerular filtration occurs at the renal corpuscle. Here, substances are delivered to the nephron via the afferent arteriole and into the glomerulus. Smaller substances easily diffuse across the membrane of Bowman's capsule, leaving behind larger substances in the glomerulus, which will eventually be moved into the efferent arteriole. The smaller substances in Bowman's capsule is now called the filtrate, and will move through the kidney tubules. Depending on the body's needs, these substances can be reabsorbed or added to be eliminated as waste. After Bowman's capsule, the filtrate moves into the proximal convoluted tubule.
Taking a closer look at the proximal convoluted tubule, we see that substances such as water, glucose, amino acids, ions such as sodium and chloride are reabsorbed back into the body via the paratubular capillaries. From the proximal convoluted tubule, substances then move into this U-shaped structure called the loop of Henle. And there are two parts to the loop of Henle. There's the descending limb and the ascending limb. Taking a closer look at the descending limb of the loop of Henle, we notice that there is further tubular reabsorption of water. And in the ascending limb of the loop of Henle, we see further tubular reabsorption of sodium and chloride ions. After the loop of Henle, the remaining substances enter the distal convoluted tubule. In the distal convoluted tubule, we see the tubular secretion of ammonia, hydrogen ions, potassium ions, and drugs. And finally, after the distal convoluted tubule, the substance is now called urine enters the collecting duct. And at the collecting duct, we see the last of tubular reabsorption of water. And this is where the dilution or the concentration of urine occurs. Once urine has been produced by the kidney and transported to the urinary bladder, it's now time for urine to be expelled from the body. Micturition is another term used for urination. The urinary bladder is composed of transitional epithelial tissue and smooth muscle, and embedded in the wall of the urinary bladder are sensory receptors or stretch receptors that are attached to these sensory neurons that'll synapse at the spinal cord with motor neurons that will stimulate the contraction of the smooth muscles that line the bladder walls. When the bladder becomes distended because it is filling with urine, the stretch receptors within the walls of the bladder send an action potential down the sensory neuron, and that action potential will carry on to the motor neuron, causing the smooth muscles of the urinary bladder to contract. Another action potential from the sensory neuron will be sent up the spinal cord to the motor cortex of the cerebrum. From there, another action potential with motor input will be sent to another motor neuron to stimulate the opening of the urinary sphincters. And there are two urinary sphincters. There's an internal sphincter, which is the sphincter closest to the urinary bladder. It's composed of smooth muscle and under involuntary control. And an external sphincter, which is composed of skeletal muscle, which is under voluntary control. So as the smooth muscles that line the urinary bladder contract, the sphincters, the urinary sphincters, relax and open, allowing urine to pass through into the urethra.